हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ किया था, जिसके दो स्टेटमेंट थे सेकंड लॉ में, एक केल्विन प्लैंक का था, एक क्लॉसियस का था। तो मैंने स्टेटमेंट आपको समझा दिए थे। केल्विन प्लैंक ने क्या कहा था? केल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर सोर्स से हीट ली जा रही है तो वो पूरी की पूरी हीट Q जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। चाहे Q1 ले लो, कुछ ना कुछ हीट ऐसी होगी जो Q, चाहे तो इसको ये Q1 माइनस W ले लो, चाहे लिख दो Q2, वो सिंक को दी जाएगी। ठीक है, टोटल जो Q1 है वो पूरा का पूरा W में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ हीट की ऐसी अमाउंट होगी जो सिंक को दी जाएगी। ये केल्विन प्लैंक ने कहा था, ये मैंने कल समझा दिए थे, इसीलिए आज मैं सिर्फ स्टेटमेंट बता रही हूँ क्योंकि हम इन दोनों स्टेटमेंट की आज समतुल्यता पढ़ेंगे। फिर आया था क्लॉसियस का। क्लॉसियस का कथन क्या था? क्लॉसियस ने क्या कहा था? ऐसा ही बनाना ये वाला भी, कि लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर वाले से मान लो Q2 हीट, Q2 यहाँ पे शो करिए ना, तो मैंने इधर पे Q2 ले दिया कि Q2 हीट लिया। Q2 लेने का भी रीजन ये है कि Q1 हीट दी, जितनी हीट सोर्स से ली थी उतनी की उतनी यहाँ पे दे देंगे, एक साइकिल को शो कर देंगे कि सिस्टम फिर से अपनी इनिशियल स्टेज पे आ गया। वो बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पे डैश में लगा दो क्योंकि इस चीज़ में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम आगे इनकी समतुल्यता पढ़ेंगे उस चीज़ में इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो क्या Q2 हीट ली, और हम जब तक कि ये एक्सटर्नल वर्क हम खुद कर रहे हैं, ये एरो शो कर रहा है कि हम सिस्टम पे कर रहे हैं। अगर हम सिस्टम पे ये वर्क नहीं करेंगे तब तक निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, सिंक का टेम्परेचर कम था, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आप कोई बाहर से काम करेंगे, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क करा जाएगा। तो ये दोनों कथन थे। अभी हम पढ़ते हैं इनकी समतुल्यता। मैं यहाँ पे समतुल्यता लिख देती हूँ। तो देखो समतुल्यता में क्या होगा कि हम दोनों स्टेटमेंट की कंपैरिजन की तरह पढ़ेंगे कि अगर एक ने अपना स्टेटमेंट, मान लो केल्विन प्लैंक का गलत है, तो क्लॉसियस उसका कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि है तो दोनों लॉज ही सही ना। ये वैसे सेकंड लॉ दिखा क्या रहा है? हीट फ्लो की डायरेक्शन को। तो देखो समतुल्यता से क्या होएगा कि एक लॉ गलत होगा तो दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अपने आप, यानी कि केल्विन को गलत लेके चलेंगे तो क्लॉसियस कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि हमारी अजम्पशन गलत है, और अगर इसका अपोजिट जो है क्लॉसियस को गलत लेके चलते हैं तो केल्विन प्लैंक वाला स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो देखते हैं कैसे करेगा। तो देखो कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसको भी दो ही पार्ट में करेंगे कि पहले पार्ट में हम केल्विन प्लैंक वाला गलत ले लेंगे स्टेटमेंट और दूसरे में क्लॉसियस वाला। तो पहला हम क्या ले रहे हैं कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हमने ये अज्यूम किया है, लेट किया है कि केल्विन प्लैंक वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो देखो इसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करवाते हैं। तो हमने क्या ले लिया कि कोई सोर्स ले लिया, T1 टेम्परेचर पे है, और ये ले लिया सिंक T2 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, और दो हीट इंजन ले लिए, दो इंजन ले लिए, एक है R1 दूसरा है R2। R1 और R2 दोनों कैसे हैं? उत्क्रमणीय इंजन है। तो केल्विन प्लैंक का कथन गलत है। तो केल्विन प्लैंक क्या कहता था कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कुछ अमाउंट ऐसी होगी हीट की जो वेस्ट में बचेगी और उसे सिंक को दिया जाएगा, ताकि हीट इंजन जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। पहले भी उसके पास कोई हीट नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो केल्विन प्लैंक को गलत लेने के लिए हमने क्या मान लिया कि Q1 हीट ली, हीट को वर्क में कन्वर्ट किया, और कुछ भी हीट यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे जीरो लिखो ही मत, यूं ही छोड़ दो कि सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, जबकि ये केल्विन प्लैंक का गलत था ना, केल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग तो कन्वर्ट होगी। तो हमने क्या केल्विन प्लैंक को गलत माना है, तो उसकी स्टेटमेंट को गलत मान के हमने ये कह दिया कि पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी है। तो देखो क्लॉसियस क्या कह रहा था कि लो टेम्परेचर पर Q2 हीट ली उसने,
सिस्टम को मैं पूरे इनिशियल पे वापस लाने के लिए क्या करूँगी, सोर्स को Q1 ही हीट दूंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे Q2 लिखा है, ताकि जितनी हीट Q1 ली थी उतनी फिर से इसको प्रोवाइड करा के ये जो पूरा सिस्टम होगा वो एकदम से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। पहले भी इन दोनों के पास हीट नहीं थी, सोर्स से ली थी, वही सोर्स को वापस दे देगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, Q2 हीट ली, W वर्क कर दिया, W2 लिख दिया गलती से, और हमने बाहर से W वर्क करा, और Q1 हीट क्या है, इसको सिंक को वापस, सोर्स को वापस देती। ये तो किस पोजीशन में थी, हमने अज्यूम किया कि इसने हीट ली, वर्क में कन्वर्ट किया, यहाँ से हीट ली, W काम हमने किया और इसको क्या कर दिया, Q1 हीट सोर्स को वापस दे दिया। तो दोनों के पास अभी भी कोई हीट नहीं पड़ी है, जितनी ली थी वर्क में ये ऐड होकर के देती है। ठीक है, तो इस साइकिल में इसके पास एनर्जी नहीं पड़ी। हमें क्या प्रूफ कराना है कि ये गलत है, तो क्लोसियस वाला क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा क्लोसियस का स्टेटमेंट। तो कैसा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, अगर आपने कार्नोट थ्योरम पढ़ी है तो आपको मैंने वहाँ पर बताया था कपल्ड इंजन की डिवाइस को कपल्ड कैसा किया जाता है, कि दोनों स्टेटमेंट को जोड़ देते हैं। अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता चलेगा कि कैसे किया। तो उसने क्या किया, मान लिया पहले थ्योरी में आपको ये लिखना है कि इसने R1 और R2 दोनों रिवर्सिबल इंजन है, सोर्स से R1 Q1 ऊष्मा ले रहा है, कार्य में कन्वर्ट कर रहा है, और सिंक पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट कर रहा है, सिंक को कुछ भी नहीं दिया उसने। फिर T2 टेम्परेचर से R2 इंजन ने सिंक से Q1 हीट ली, उसके ऊपर W काम किया और Q1 हीट जो है सोर्स को दे दिया। अगर अब हम इसको कपल्ड कर देते हैं, कपल्ड को यूं ही शो कर रहे थे, यूं डॉटेड लाइन से, ये R1 इंजन है, ये R2 इंजन है। कपल्ड करने का मतलब है दोनों डिवाइसेस को, दोनों इंजन्स को जोड़ दिया। दोनों को जब जोड़ दिया तो दोनों एक ही मशीन की तरह या एक ही डिवाइस की तरह काम कर रहे हैं। तो जैसा था यहाँ पे Q1 हीट ले रहा था, W वर्क कर रहा था, R1 जो है वो W वर्क कर रहा था, यहाँ से क्या है Q2 हीट ली जा रही थी और Q1 सोर्स को दे रही थी। अगर जब ये कपल्ड कर देते हैं, या इसको एक टर्म बोलते हैं स्वचालित मशीन, जब कपल्ड करते हैं तो ये स्वचालित मशीन की तरह काम करता है। स्वचालित मतलब ये वाला वर्क जो हमें बाहर से करवाना था वो हमें करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो W ही वर्क था, हम W कर रहे हैं, उतना वर्क यहाँ से मिल रहा है। तो ये R1 इंजन वाला जो वर्क होगा वो ऑटोमेटिक R2 को कन्वर्ट हो जाएगा, R2 के पास चला जाएगा। जब ये दोनों कैसे होंगे, कपल्ड होंगे, या युग्मित कर दिया जाएगा, या इन्हें जोड़ दिया जाएगा। तो क्लोसियस ने क्या बोला था, क्लैपरन नहीं है, क्लोसियस ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला था कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर अगर हीट का फ्लो करवाना है तो बाहर से कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। हमने तो यहाँ पे कोई वर्क किया ही नहीं एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोसियस के जो है स्टेटमेंट उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अगर ये उसका विरोध कर रहा है तो मतलब हमारी जो अजम्पशन थी वही गलत है। इसका मतलब ये इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है कि अगर एक स्टेटमेंट को गलत लेंगे तो दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि पहले जो हमने अज्यूम करा है वही चीज़ ही गलत है, उसी के कारण ये रिजल्ट गलत आ रहा है। थ्योरी बिल्कुल ईजी है कि इसने Q1 हीट ली, W में कन्वर्ट करा, इसने Q2 ली, W वर्क किया और सिंक को दे दिया, और जब इसको कपल कर दिया तो उस टाइम में क्या हुआ, ये क्लोसियस के सेकंड लॉ का कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा। क्या थी क्लोसियस का सेकंड लॉ, ये क्लोसियस के स्टेटमेंट का विरोध करने लगा। ये वाली चीज कि हमने एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं किया, तो जब तक हमने बाह्य बल नहीं लगाया तब तक निम्न ताप से उच्च ताप की ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हमारा जो पहले अजम्पशन थी वो गलत थी। ये इसके दो पार्ट है समतुल्यता का। एक हमने केल्विन प्लैंक का गलत लेकर के क्लोसियस का कॉन्ट्राडिक्ट करा के प्रूव करा दिया कि केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट गलत नहीं है। अब हम दूसरा करेंगे, हम क्या करेंगे, क्लोसियस को गलत लेके चलेंगे और फिर केल्विन प्लैंक कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो देखते हैं कैसे। हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, वो क्या, ये थ्योरीज जो है वो है बिल्कुल सिंपल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको अगर एक बार देखोगे उसके बाद आप खुद अगर ये वाले सिर्फ यही चीज बना लेते हो ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी क्या लिखनी है। और थ्योरी बिल्कुल ही इजी थी और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो क्लोसियस का कथन, तो देखो क्लोसियस का कथन हमने मान लिया कि वो रोंग है। अगर वो गलत है तो मैंने क्या ले लिया,
जैसे उसमें ले रहे थे। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है हमें। दो रिवर्सिबल इंजन ले लिए, R1 और R2। एक बार मैं इस साइड में बना देती हूँ क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और हमेशा ध्यान रखना कि T1 इज ग्रेटर देन T2 ही लिया जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें भी लिख देना कि मान लिया कि क्लॉजेस का स्टेटमेंट गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया, दो रिवर्सिबल इंजन लिए, अज्यूम किया, एक है R1 दूसरा है R2। तो ये वाला क्या कर रहा है, Q1 प्लस Q2 हीट ले रहा है। प्रूफ करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर Q1 प्लस Q2 ही लिखना है और इधर Q1 ही लिखना है। रीज़न ये है कि जितनी सोर्स से हीट ली जा रही थी उतनी ही वापस दे दी, इसको फिर से एक इनिशियल स्टेट में लाने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और वैसे आप अगर एक बार करोगे तो आपको ध्यान में भी रहेगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ये वाली यूनिट थोड़ी ईजी है। तो इसने Q1 प्लस Q2 हीट ली और क्या कर दिया, W वर्क कर दिया, बची हुई Q2 हीट सिंक को दे दी। यानी कि Q1 प्लस Q2 हीट लेके W काउंट कर दिया आउटपुट की फॉर्म में। और कैल्विन का अगर सही है, कैल्विन टर्म का, तो कुछ ना कुछ हीट बचेगी। वो मैंने ले दिया कि Q2 बची है और वो हीट क्या कर दी, सिंक को दे दिया। यही कैल्विन का था, कैल्विन प्लैंक का। तो फिर देखो हम क्लॉसियस का गलत ले रहे हैं, तो क्लॉसियस का गलत ले रहे हैं। जो यहाँ पे सिंक को दी वही हीट मान लिया इसने ले ली और पूरी की पूरी हीट जो है वापस दे दी सोर्स को। तो देखो बाहर से कोई काम नहीं किया, क्लोसियस के जो स्टेटमेंट था उसका अपोजिट कर दिया। और फिर देखो हम क्या करते हैं, जैसे उसमें किया था, डिवाइस को कपल्ड कर दिया था। ये थ्योरी तो आप लिख ही लोगे, अब इसको कपल्ड कर दिया हमने। कपल्ड करने से क्या हुआ, Q1 प्लस Q2 हीट ली, WR1 ने काम किया, Q2 इसको दे दी, Q2 फिर इसने ली और फिर क्या कर दिया, ये Q2 हीट इसको दे दी सिंक को। अब देखो जैसे इसमें कर रहा था, बस कपल्ड करने से हमें एक्सटर्नली कोई वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो ये कैल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को कैसे गलत प्रूफ करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या माना, अगर ये एक ही डिवाइस की तरह काम कर रहा है तो ये चीज़ समझने वाली है कि Q2 हीट तो यहाँ पे Q2 जो वो तो यूज ही नहीं, वो तो सीधा सोर्स को जहाँ जितनी ली थी वापस उतनी कितनी देती। लेकिन ये जो Q1 हीट है वो पूरी की पूरी ही वर्क में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर हम बाहर से कोई देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है कि उसने सिर्फ क्यों, बाहर से कोई देख रहा है ऐसा नहीं लिखना है। हाँ, पर इसमें ये है कि कैल्विन की प्लैंक का गलत कैसे हुआ स्टेटमेंट कि Q2 हीट तो सिंक से फिर से सोर्स को वापस प्रोवाइड करा दी, तो पूरे के पूरे साइकिल में एक Q1 हीट ही बची है जो यूज हो रही है। और वो Q1 हीट क्या है, W यानी कि वर्क में कन्वर्ट होगी। यानी कि एक टाइप से अगर देखें तो यहाँ पे Q2 का तो कोई रोल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या था कि कैल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या है कि पूरी की पूरी हीट Q1 जो थी वो वर्क में कन्वर्ट हो गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सोर्स को तो फिर से उसकी Q2 हीट दे दी। चल तो इस हीट इंजन में Q1 रही है और वो Q1 पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या कर रहा है, कैल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है कि Q1 ऊष्मा पूरी की पूरी कार्य में परिवर्तित होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी अजम्पशन क्या है, वो गलत हो चुकी है कि क्लॉसियस का कथन गलत है। ऐसा नहीं है, क्लॉसियस का कथन सही है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि Q1 हीट कैसे पूरी वर्क में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि Q2 जो है वो जितनी सोर्स से ली थी वो वापस सोर्स को दे दी रहा है। यूज तो सिर्फ Q1 हो रही है, वो भी पूरी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। अब अगर आप चाहो तो आप जो है सिर्फ ये वाला डायग्राम बना दो, और अगर बनाना चाहो तो दोनों भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये समतुल्यता आपको समझ में आ गई होगी, क्लॉसियस और कैल्विन प्लैंक के कथन की समतुल्यता। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपके प्रैक्टिकल हीट इंजन। हीट इंजन लिख रही हूँ मैं, हीट इंजन जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल कंबशन और एक क्या है, इंटरनल कंबशन। कंबशन का मतलब होता है दहन। तो देखो ये जो है हीट इंजन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बाह्य दहन इंजन।
इंजन आएगा यहाँ पे। कंबशन का मतलब होता है दहन, मतलब कि जलाना। और दूसरा क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि आंतरिक दहन इंजन। दो टाइप के होते हैं। बाह्य दहन नाम से पता चल रहा है, जिसमें क्या है, दहन मतलब कंबशन कराना, किसी चीज को जलाना। अगर जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, उसी हीट को इंजन लेगा, और जो उसको काम करना है, इंजन को हीट मिलेगा, वो तभी काम शुरू कर रहा है। आपने देखा था, चाहे R1 था, वो सोर्स से कुछ हीट लेकर के वर्क कर रहा है, तो वो जो हीट होगी वो इंजन यूज करेगा और उसी से काम करेगा जो उसको काम करना है। तो इसमें दो टाइप के इंजन है हीट इंजन में, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल। एक्सटर्नल नाम से पता चल रहा है जिसमें जो कंबशन है वो एक्सटर्नल, यानी कि जो इंजन की डिवाइस है मेन, उससे बाहर किसी अपैरेटस में करवाया जाएगा, बॉयलर वगैरह लगा करके। और दूसरा क्या होता है, इंटरनल। इंटरनल मतलब सिलेंडर के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस भरा हुआ है, उसी का ही कंबशन उस सिलेंडर के अंदर ही करवा दिया जाएगा, तो वो होता है इंटरनल। नाम से बेसिक पता चल रहा है। बाह्य इंजन में वाटर का यूज किया जाता है, यानी कि कंबशन जिसका कराना है वो पानी होगा। पानी का कैसे कंबशन कराएंगे, उसको गर्म करके भाप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है स्टीम इंजन, भाप इंजन। स्टीम इंजन आपके सिलेबस में नहीं है। और इंटरनल इंजन में क्या होता है, एयर प्लस पेट्रोल का यूज करते हैं एक में, तो उसको बोलते हैं पेट्रोल इंजन। ये दो टाइप का है, पेट्रोल इंजन जिसमें एयर और पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, और एक है एयर प्लस डीजल, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, डीजल इंजन। तो जैसा वर्किंग सब्सटेंस डाला है उसी के नाम के बेस्ड है इसका नाम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। ठीक है, तो देखो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में आपको पता चल गया पेट्रोल यूज कर रहे हैं, और डीजल इंजन में डीजल यूज कर रहे हैं। ये दोनों आपके एग्जाम में है। पेट्रोल इंजन का एक और नाम है ऑटो इंजन। ठीक है, तो इन दोनों इंजन को देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो हम पहला देख रहे हैं इसमें, ये चाहे मत क्या हो पहला वाला, हम वो भी कर रहे हैं ऑटो इंजन। ऑटो इंजन क्यों है ये भी बताऊंगी, या इसका दूसरा नाम क्या है, पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन तो आपको पता है, क्योंकि इसमें पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है, इस कारण से इसको पेट्रोल इंजन बोलते हैं। और ऑटो इंजन क्यों बोलते हैं, ऑटो इंजन ऑटो साइंटिस्ट ने ये बनाया था, उसी के नाम पर है ऑटो इंजन। निकोल्स ऑटो साइंटिस्ट ने ये बनाया था। तो देखो क्या है इसमें, सबसे पहली बात यह है कि इसमें क्या है, मैं 1 मिनट बना ही देती हूँ। ये मैंने सिलेंडर बना दिया, ये मैंने शो कर दिया पिस्टन को। ये पिस्टन जो है एक व्हील से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से फ्लाईओवर व्हील। इस व्हील को हिला करके पिस्टन की मोशन कराई जाती है। ठीक है, ये इनलेट, ये स्पार्किंग और ये आउटलेट। तो देखो क्या इनलेट मतलब जो कि क्या है, जो हमें डालना है ऑटो इंजन में, क्या डालना है ऑटो इंजन में, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर। कैसे डालना है, एयर तो लेते हैं 98% और पेट्रोल लेते हैं 2%, तो इसी रेशियो में डालेंगे 98/2 के। ठीक है, इस क्वांटिटी में डालेंगे। तो इनलेट पाइप का काम क्या होगा, देखो पिस्टन की मोशन पे डिपेंड करेगा, ये पिस्टन पी है कि कौन सा जो डोर है वो खोलना है, इनलेट खोलना है, आउटलेट खोलना है, या फिर एस का मतलब है स्पार्क। स्पार्क मतलब आपको पता है स्पार्किंग करवाना जिससे, तो एस को बोलते हैं स्पार्किंग प्लग। स्पार्किंग प्लग क्या है, जिससे स्पार्किंग कराई जाएगी। स्पार्किंग अंदर कराएंगे यानी कि चिंगारी डाल रहे हैं, तो क्या होगा उसमें ये जो पेट्रोल डाला जाएगा उसका कंबशन हो जाएगा, उसका दहन कराने के लिए डालेंगे। तो देखो अगर पिस्टन नीचे की ओर है, नीचे की ओर है तो इनलेट खुल जाएगा, इनलेट खुलेगा और अंदर जो भी हमें मिक्सचर डालना है एयर और पेट्रोल का वो डल जाएगा। अगर पिस्टन को ऊपर की ओर मूव करेंगे लास्ट में, जब हम हर बार क्या कर रहे हैं, इंजन को उसकी इनिशियल स्टेज में लेके आने की ट्राई करते हैं, ताकि वो फिर से वैसा ही काम करते हैं, अपनी इनिशियल स्टेट में आकर के फिर से इनलेट को खोल के एयर पेट्रोल डाल करके जो हमें काम करवाना है वैसे काम करवा दें, और फिर से
इंजन को मतलब इनिशियल स्टेज में लाने के लिए। तो पिस्टन को लास्ट में ऊपर की ओर मूव करा करके जितना ये ऊपर जाएगा आउटलेट को खोल देंगे ताकि मिक्सचर जो है वो बाहर आ जाए। आउटलेट मतलब जो बाहर आने के लिए बनाया है, जो मिक्सचर डाला जब हम उसका और यूज नहीं कर सकते उस टाइम आउटलेट को खोल देंगे, और जब हमें मिक्सचर डालना है तो हम इनलेट को खोल देंगे। ठीक है, ये फ्लाई व्हील है जिसकी हेल्प से इस पिस्टन को ऊपर नीचे मूव कराया जाता है। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर की तरह हो गया। और स्पार्क प्लग से क्या है, स्पार्किंग कराई जाएगी। तो देखते हैं काम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पिस्टन को नीचे की ओर मूव कराते हैं। अब जब मैं खोलने वाला शो करूंगी तो उसका मतलब इस तरीके से शो करूंगी मैं कि इनलेट खुल चुका है, और ये स्पार्किंग का प्लग तो वैसे बंद ही है। ठीक है, स्पार्किंग अपने बाद में कराएंगे इस तरीके से। आउटलेट को भी एक बार बंद रखेंगे। अगर मुझे आउटलेट खोलना होगा, मुझे बंद को मैं इस तरीके से शो कर रही हूँ कि आउटलेट बंद है और इनलेट हमने खोल दिया इस वाले को नीचे करके। अगर आउटलेट खोलना है तो मैं आउटलेट को यूं शो कर दूंगी। अभी आउटलेट खुल चुका है, स्पार्क बंद ही है और इनलेट भी बंद है। अगर मुझे स्पार्किंग खोलना है तो हम क्या करेंगे, स्पार्किंग को खोल दिया, आउटलेट और इनलेट दोनों को बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई जो है वो ओपन है, यहाँ पे ओ ओपन है, यहाँ पे स्पार्क प्लग ओपन है। मैं अलग अलग शो कर रही हूँ, मैं इसी एक में बताऊंगी, मैं इसके 4 अलग अलग डायग्राम नहीं बना रही हूँ इसीलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम खोलना शो करेंगे। आप अपनी बुक में देख लेना कैसे बार बार इनको शो किया होगा। ठीक है, मैं एक में ही आपको समझा दूंगी। तो ऑटो इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन है, यानी कि ये 4 स्ट्रोक्स में काम करता है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनता है, उसी के बेस पे अपने इसका वर्किंग समझेंगे। पीवी इंडिकेटर डायग्राम है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो ये कुछ इस तरीके का है। ए बी सी डी और ई। तो देखो ये काम कैसे करता है। पहले इसका पीवी डायग्राम जो है ऐसे बनता है। ये 4 स्ट्रोक है, इसमें 4 स्ट्रोक बनते हैं। कैसे, देखो ये वाला जो है ये थोड़ा सा सही नहीं बनता इस तरीके से। ये वाला थोड़ा सा डी ई जो है वो यूं ही जाएगा, मेरे से थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है। एक बार इसी से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की ट्राई कर रही हूँ। एक सेकंड। ये फिर भी ठीक है। तो देखो कैसे ये काम करेगा। इसमें दो आपको कर्व से पता चल रहा है कि सी डी पे क्या है, वॉल्यूम बी कैसा है, कांस्टेंट है। एक और चीज है डी ई, इन दो पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट है। 4 स्ट्रोक कैसा है, देखो 4 स्ट्रोक जा रहे हैं, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से बी। ये तो इनिशियल है। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक पे काम करते हैं, इसीलिए इसको 4 स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, इसमें 4 तरीके की चीजें हैं। एक तो डी ई और सी डी ऐसा कर्व है जहाँ पे वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। इस वाले कर्व पे, ये जो कर्व है ये आपको ऐसा ही बना के आना है। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, समझाने के लिए बन कर रही हूँ। आपको कर्व बस इतना ही बना के आना है। ठीक है, यहाँ पे जो है हीट इंजन को हीट दी जाएगी, हीट की सप्लाई जो है इसी पोजीशन पे होगी, सी डी और बी ई पे, और इस वाले पे हीट जो है वो रिजेक्ट की जाएगी। यानी कि अगर हीट इंजन से हीट को बाहर निकालना है तो इस वाले पोजीशन पे ही हीट रिजेक्ट होगी। तो सी डी और डी ई पार्ट ऐसा है जिसपे वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और बी सी पार्ट जो है वहां पे हम क्या कराएंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन कराएंगे। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या है ये आपने पढ़ लिया,
और इस वाले पार्ट पे हम क्या करेंगे, सिस्टम को फिर से उसकी इनिशियल स्टेज पे लाने के लिए, इंजन को जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्रेस कर दिया, गैस को हमने संपीड़ित किया, फिर से इनिशियल स्टेज पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस गैस का एक्सपेंड करा देंगे ताकि सिस्टम जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही आ जाए। तो डी और ई पे हम क्या करेंगे, डी ई पे हम सॉरी ये ई बी है, EBP कांस्टेंट है, तो DE पे हम क्या कर देंगे, एडियाबैटिक क्या करेंगे, एडियाबैटिक को मैंने एडी लिखा है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर देंगे। तो 4 स्ट्रोक इसके यही है। आपको सिर्फ कर्व में ये चीज़ बना के आ रही है, ये हीट का सप्लाई और ये हीट का रिजल्ट, ये नहीं बनाना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि हीट इंजन काम कैसे करेगा, ये वाला ऑटो इंजन। तो देखो क्या होगा, ये फ्लाईव्हील का काम है पिस्टन को मूव कराना ऊपर नीचे का, ठीक है। तो देखो क्या होगा, AB पे देखो क्या हो रहा है, AB पे P जो है प्रेशर कैसा रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। तो इसमें 4 स्ट्रोक कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं, 4 किस तरीके से काम करेगा। इसमें पहला तो होगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, पहला कौन सा होगा जिसको बोलते हैं चार्जिंग स्ट्रोक। चार्जिंग स्ट्रोक मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं भरण स्ट्रोक, स्ट्रोक को स्ट्रोक ही बोलते हैं, भरण स्ट्रोक। चार्जिंग मतलब कुछ भरना। तो पहले क्या होगा, पिस्टन को नीचे की ओर मूव कराएंगे ताकि ये जो सिस्टम है इसके अंदर स्पेस बन जाए। स्पेस किस लिए बन जाए, एयर और पेट्रोल का जो हमें मिक्सचर डालना है। तो हम क्या करेंगे, इस इनलेट को खोल देंगे, मैंने इनलेट को खुला हुआ शो कर दिया, पिस्टन नीचे की ओर मूव होगा, इनलेट खुलेगा। चार्जिंग स्ट्रोक में क्या होगा, एयर और पेट्रोल का 98 और 2% वाला ही, 98% एयर और 2% पेट्रोल क्या इसमें भर देंगे। क्या कब भरेंगे, AB पे जो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि इसके अंदर एयर पेट्रोल आ रही है। तो इस स्टेट में हमें क्या मिल जाएगा, AB कर्व मिलेगा। फिर दूसरा स्ट्रोक इसका क्या होता है, दूसरा हम क्या करा रहे हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी कि रुद्रोषण प्रसार करेंगे, सॉरी रुद्रोषण संपीड़न करा रहे हैं। अगर हम किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे, प्रेशर को हम लगातार इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को हम लगातार इंक्रीज करेंगे। जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये जो इनलेट है इसको भी क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि जितना मिक्सचर डालना था डाल दिया, इनलेट को भी बंद, आउटलेट को भी बंद। अगर अभी हम ये देखो कंप्रेशन कराना है तो पहले तो आप वो वाला डायग्राम बना दोगे जब इनलेट खुला था। अब जब आपको कंप्रेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऊपर की ओर मूव कराएंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है तो पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा। अगर पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है तो ऑटोमेटिक सी एक सिंपल बात है कि कंप्रेशन ही होगा। तो मतलब कंप्रेशन होगा तो हमें क्या होगा, प्रेशर जो है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब C तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि C तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इंक्रीज करने की। इसकी लिमिटेशन है कि इसमें जो प्रेशर होता है उसको सिर्फ 27 ATM तक ही इंक्रीज किया जा सकता है, इससे ज़्यादा प्रेशर को नहीं बढ़ा सकते 1 to 27 तक, क्योंकि ये जो इंजन है हीट इंजन ऑटो इंजन, इसकी इतनी आप एक टाइप से बोल सकते हो कि इतनी टॉलरेंस नहीं है कि इससे ज़्यादा प्रेशर को वो सहन कर पाए। तो एक फिक्स अमाउंट तक ही इसमें इतना ही इसकी लिमिटेशन है कि इतनी ही लिमिट है प्रेशर को बढ़ाने की। तो C तक हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जब हमारा जैसे जैसे देखो PV इज इक्वल्स टू RT है, R कांस्टेंट है, P बढ़ रहा है तो T भी बढ़ेगा, वॉल्यूम हमारा कम होता जाएगा इस केस में। यानी कि जब हम एडियाबैटिक कंप्रेशन कराएंगे तो क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम जो है लगातार घटेगा। जब P को हमने मैक्सिमम तक कर दिया, जब हमारा मान लो टेम्परेचर तो हो गया 600 सेल्सियस और प्रेशर हमारा हो गया 1 ATM, जब इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर हो जाएगा उस केस में हम क्या कर देंगे, एक डायग्राम आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उस केस में हम क्या कर देंगे, ये जो स्पार्किंग है इसको खोल देंगे, स्पार्किंग प्लग को खोल देंगे। जब हमारा प्रेशर जो है वो जितना हमें मैक्सिमम करवाना था BC कर्व तक प्रेशर को बढ़ाएंगे और प्रेशर जब हमारा मैक्सिमम हो जाएगा कि अब इससे ज़्यादा आप कितना भी प्रेशर लगा दो, इस मिक्सचर के अंदर जितना पानी, मान लो आप ऐसे समझ सकते हो कि इतनी गैस भरी हुई है, इतनी यहाँ पे पिस्टन लगाया हुआ है, तो इस वाले वेसल में गैस पूरे जितना स्पेस इसमें खाली पड़ा है वहाँ तक चली जाएगी।
लेकिन इसकी भी एक लिमिट है कि अगर मान लो आपने पिस्टन को यहाँ कर दिया, यहाँ पे, तो जितनी गैस का मास है या जितना उसका वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है मैक्सिमम, उतना तो करेगी। अब प्रेशर को आप कितना भी इंक्रीज कर दो, ये गैस ऐसा तो नहीं है कि ये जो वेसल है इसका ये बॉटम तोड़ के बाहर निकल आएगी, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब एक मैक्सिमम वॉल्यूम है वो उतना अपना ऑक्यूपाई करेगी। यानी कि अब प्रेशर को कितना भी बढ़ा दो तो सीडी कर्व पे देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहने लगेगा। तो सीडी कर्व पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि अब इसके बाद प्रेशर को कितना भी बढ़ाओ, ऐसी स्टेज आ चुकी है कि वॉल्यूम अब और नहीं बढ़ेगा। तो जब ऐसी स्टेज आ जाती है तो उस केस में क्या करते हैं, स्पार्किंग वाले प्लग को खोल देते हैं और यहाँ से क्या स्पार्किंग कराई जाती है। स्पार्किंग कराते हैं, पेट्रोल है स्पार्क को लेगा, यानी कि स्पार्क को जैसे ही लेगा तो इसके अंदर क्या है, पेट्रोल का दहन होने लगेगा, कंबशन होगा। अब जैसे ही दहन होगा वो सीडी कर्व पे होगा तो यहाँ से हीट रिलीज होगी, तो हीट जो है वही हीट इंजन यूज करेगा। दो आपको समझ आ गई होगी कि चार्जिंग स्ट्रोक में क्या, इनलेट को खोल करके इसका मिक्सचर डाला, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन कराएंगे। जैसे जैसे कंप्रेशन कराएंगे तो बीसी कर्व तक क्या प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम लगातार डिक्रीज होगा। जब हमारा टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और प्रेशर 1 atm के इक्वल हो चुके हैं, इसके बाद क्या है, यानी कि सी पॉइंट पे अब प्रेशर को आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे भी क्या वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा सीडी कर्व पे। तो जब ऐसी पोजीशन आ जाएगी उस टाइम क्या करते हैं, इस स्पार्क प्लग को खोल देते हैं और स्पार्क प्लग को खोल के इसके अंदर स्पार्किंग कराते हैं। जैसे ही स्पार्किंग कराते हैं तो जो पेट्रोल और ये एयर का मिक्सचर है, पेट्रोल है स्पार्किंग मिल रही है तो बेसिक सी बात है कि पेट्रोल का तो जलेगा, वो उसका कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ जल रही है तो हीट प्रोड्यूस कराएगी और हीट, उसी हीट को क्या हीट इंजन ले लेगा, वो हीट जो है हीट इंजन लेके काम करेगा। तो देखो अब इसका 4 स्ट्रोक है, पहला और दूसरा पूरा हो गया। अब हम इसका तीसरा करते हैं, मैं एक बार ये वाली साइड इसको रख। तीसरा प्रोसेस क्या था हमारा, यहाँ पे क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पे इसका नाम होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक। तीसरा स्ट्रोक है, तीसरे स्ट्रोक का नाम है चार्जिंग कंप्रेशन और तीसरे स्ट्रोक का नाम है वर्किंग स्ट्रोक। वर्किंग स्ट्रोक क्यों रखा है, क्योंकि अभी क्या है, इसी स्ट्रोक के बाद क्या है, यहाँ पे हीट इंजन को अब हीट मिली है। जब हीट इंजन को हीट मिली है उसी स्ट्रोक में क्या करेगा, हीट इंजन काम करना शुरू करेगा। तो इसी के कारण इसका नाम क्या रखा गया, कार्य स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक, क्योंकि अभी हीट के इस इंजन के पास हीट है तो हीट होने के कारण वो काम शुरू कर सकते हैं। यही हो रहा था, बेसिक सोर्स से हीट ले रहा था और वर्क करके आउट जो वेस्ट बची थी हीट वो सिंक को दे रहा था। तो इसके कारण इसको बोलते हैं वर्किंग स्ट्रोक। यानी कि डी में ही क्या हीट इंजन जो है अपना मेन काम शुरू करेगा। और ये कैसा प्रोसेस था, कंप्रेशन एक्सपेंशन था एडियाबैटिक। तो यानी कि अब हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को नीचे की ओर मूव कराएंगे, गैस जो है नीचे की ओर जब मूव करेंगे स्पार्किंग को बंद कर देंगे। इस केस में जब स्पार्क हो चुके हमने स्पार्क डाल दिया उसका काम पूरा, तो स्पार्किंग प्लग को बंद करेंगे, पिस्टन को नीचे की ओर अपने आप ही वो मूव करेगा, क्योंकि क्या करवा रहे हैं उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन करा रहे हैं। एक्सपेंशन यानी कि प्रसार करा रहे हैं। अगर हम एक्सपेंशन करा रहे हैं तो प्रेशर जो है वो लगातार डिक्रीज होगा। एक्सपेंशन करा रहे हैं वो भी एडियाबैटिक, हीट का जो चेंज है वो जीरो है, यानी कि अब टेम्परेचर जो है वो लगातार डिक्रीज होगा। PV इक्वल्स टू RT से P इज प्रोपोर्शनल टू इसे, लेकिन वॉल्यूम जो है वो लगातार देखो बढ़ता जाएगा। और जब जितना हम मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, जब हम स्पार्क कराते हैं एक चीज़ रह गई कि जैसे ही स्पार्क कराते हैं पेट्रोल का स्पार्किंग शुरू होता है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और प्रेशर 15 atm तक हो जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक छोटी सी एक वैल्यू रह गई थी। तो देखो वॉल्यूम यहाँ पे क्या लगातार बढ़ रहा है। अब एक इतना एक्सपेंड करा दिया कि गैस का हमने मैक्सिमम एक्सपेंड करा दिया। अब इसके बाद और कितना भी, इसके बाद हम ना तो प्रेशर को डिक्रीज कर पाएंगे ना ही टेम्परेचर को डिक्रीज कर पाएंगे, यानी कि जितना एक्सपेंशन पॉसिबल था उतना करवा दिया। अब जब एक्सपेंशन में प्रेशर को ही हम चेंज नहीं कर पा रहे ना ही टेम्परेचर को, तो उस केस में वॉल्यूम फिर से क्या कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि BE कर्व पे वॉल्यूम जो है वो फिर से कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
अब क्या करेगा बी कर्व पे, देखो अब यहाँ तक तो इसका तीसरा वर्किंग स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है कि मैक्सिमम हम जितना करा सकते थे उतना डिक्रीज करा दिया। अब चौथा आएगा, चौथे को बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक को हिंदी में बोलते हैं रेचन स्ट्रोक। एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्ट फैन का क्या काम होता है कि जो रूम में जो मतलब दूसरी हवा, गर्म हवा या जो भी इसके मेन क्या एग्जॉस्टेशन के लिए चलाते हैं, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक का भी काम यही होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो चुके हैं, अब हम इस गैस का और यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी हमने मिक्सचर डाला है, जितना हम मैक्सिमम इसका यूज कर सकते थे उतना यूज कर लिया। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर देंगे, इस वाले पिस्टन को हम ऊपर की ओर मूव कराएंगे, ऊपर की ओर मूव कराएंगे ताकि मिक्सचर यहाँ तक पहुँच जाए। और अब हम क्या कर देंगे, इस आउटलेट को हम क्या करेंगे, खोल देंगे। ये खोलने को शो कर रहा है। जैसे ही आउटलेट खुलेगा तो जो मिक्सचर होगा वो इस आउटलेट से बाहर आ जाएगा और सिस्टम जो है या ये जो इंजन है वो फिर से जैसे शुरू में खाली था वैसे ही खाली हो गया, बी पोजीशन पे आ गया और अपनी इनिशियल स्टेट में खाली होकर के चला जाएगा। तो ये इसका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी देखो लिमिटेशन क्या है कि इसमें एक तो प्रेशर को 1 to 27 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। इस इंजन की प्रैक्टिकली एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम 45% तक की गेन की जा सकती है। और इसमें एक चीज़ और होती है, ये जो फ्लाई व्हील है जिसे पिस्टन को मूव कराते हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी भी होता है। तो एक ये इंजन बहुत हैवी है और इसकी लिमिट क्या है कि प्रेशर को बस इतना ही इंक्रीज कर सकते हैं। और जब प्रेशर मैक्सिमम इंक्रीज हुआ था, आपने देखा था उसी टाइम हमने स्पार्किंग प्लग को खोला था और हमने स्पार्किंग कराई थी। तो यानी कि इसमें जो बेसिक जो है वो प्रेशर पे काम कर रहा है। प्रेशर कितना मैक्सिमम कर रहा है, यानी कि संपीड़न प्रोसेस पे काम कर रहा है। अगर हम प्रेशर इससे ज़्यादा इंक्रीज ही नहीं कर पाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी जो है हमें इतनी ही मिलेगी। तो इसके कारण ही इसे ओवरकम करने के लिए डीजल इंजन आया था। डीजल इंजन की एफिशिएंसी 100 तो नहीं थी, 100 तो वैसे भी एक आइडियल केस है, लेकिन हाँ इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, इससे बेटर बनाया गया था। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, चारों स्ट्रोक भी आपको समझ आ गया, वर्किंग, चार्जिंग, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।